नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। सारे दर्शकों का स्वागत है इस एपिसोड में। वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि समकालिक चुनाव भारत में कराए जाने के लिए उच्च स्तरीय समिति के रिपोर्ट के ऊपर हम बातचीत कर रहे थे। पिछले एपिसोड में राष्ट्रीय दल, राजनीतिक दल की प्रतिक्रियाएं, सुझाव और उनका विरोध या इसके पक्ष में जो उन्होंने अपना समर्थन दिया उसके बारे में हमने बातचीत करी थी। इस एपिसोड में पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों के बारे में हम बातचीत करेंगे। एमडीएमके ने दिनांक 13 जनवरी 2024 के अपने पत्र में कहा कि वे एक राष्ट्र एक चुनाव के पक्ष में नहीं है और अपने तर्क में के लिए संवैधानिक आधार दिए। पार्टी ने समकालिक चुनाव की खूबियां जैसे चुनाव लागत में कमी और शासन पर अधिक ध्यान दिए जाने को नकारा नहीं, लेकिन कहा कि इसके लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। समिति पार्टी से व्यक्तिगत रूप से बातचीत के लिए अनुरोध किया, हालांकि कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। पट्टाली मक्कल काची 17 जनवरी 2024 के अपने पत्र में एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा का समर्थन किया, जो आज़ादी के बाद के शुरुआती वर्षों में भी प्रचलन में था। पार्टी ने कहा कि इससे बार बार चुनाव के कारण विकास परियोजनाओं में आने वाली रुकावटें कम होंगी और उन पर होने वाले भारी खर्च को भी कम किया जा सकेगा। पार्टी ने कहा कि निर्वाचित निकायों को स्थिरता देने के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली शुरू की जानी चाहिए तथा संसदीय चुनाव होने के 2.5 साल बाद विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के चुनाव साथ साथ होने चाहिए। आरपीआई आठवले ग्रुप ने 8 फरवरी 2024 को उच्च स्तरीय समिति से मुलाकात करी। बैठक के दौरान श्री आठवले जी ने एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा के लिए अपने दल का समर्थन व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि समकालिक चुनाव का विचार बाबा साहेब अम्बेडकर ने ही दिया था और इसके लिए एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष पार्टी के रूप में आरपीआई इंडिया समकालिक चुनाव कराने के पक्ष में। श्री आठवले ने कहा कि लगातार चुनाव जनता के लिए चुनौतियां पैदा करती है, जिससे राजनीतिक दलों का ध्यान शासन से हटकर चुनावी गतिविधियों पर ही केंद्रित हो जाता है। फोटो में आप देख सकते हैं रामदास जी अपना ज्ञापन सौंपते हुए। तमिल मनीला कांग्रेस 8 जनवरी के अपने पत्र में एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा का समर्थन किया है। पार्टी ने इस बात पर जोर दिया कि बार बार आदर्श आचार संहिता लागू होने से विकास कार्यों में बाधा आती है। विदुथलाई चिरुथिगल काची ने 20 फरवरी 2024 को समिति से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की और समकालिक चुनाव का विरोध किया। पार्टी ने जोर देकर कहा कि समकालिक चुनाव की अवधारणा संविधान की भावना के विरुद्ध है। यह संघीय ढांचे को कमजोर करती है और इससे अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति के नेतृत्व वाली शासन प्रणाली शुरू हो सकती है। ज्ञापन सौंपते हुए उनके सदस्य आप देख सकते हैं। अगला ब्यौरा जो है वो सार्वजनिक सूचना के जवाब में अन्य राजनीतिक दलों की क्या क्या प्रतिक्रियाएं थी उसके ऊपर है। गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट की केंद्रीय समिति ने दिनांक 30 जनवरी 2024 को लिखे अपने पत्र में एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा के लिए समर्थन व्यक्त किया। उन्होंने एक ऐतिहासिक संदर्भ देते हुए इस बात का उल्लेख किया कि 1967 में तक समकालिक चुनाव ही होते थे। पार्टी ने इससे किसी संवैधानिक उल्लंघनों के दावों का खंडन किया। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा दिनांक 26 जनवरी 2024 को अपने पत्र और दिनांक 2 फरवरी 24 को समिति के साथ व्यक्तिगत बातचीत के माध्यम से एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा का समर्थन किया। पार्टी ने समुचित संशोधनों पर बल दिया और राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति बनाने का सुझाव दिया। पार्टी ने यह भी कहा कि स्थानीय निकाय चुनावों को लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव के साथ साथ शामिल करना भी संभव है और इससे साजो सामान और कर्मियों की उपलब्धता संबंधी कोई समस्या नहीं होगी। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष सुमन ने उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष से मुलाकात के दौरान इस बात पर जोर दिया कि बाधित हो गई समकालिक चुनाव की परंपरा को बहाल करने की जरूरत है। ज्ञापन सौंपते हुए उनका फोटो। भारतीय मक्कल कालवी मुन्नेत्रम कड़गम दिनांक 29 जनवरी 2024 को समिति के अध्यक्ष को लिखे अपने पत्र में समकालिक चुनाव के लिए समर्थन व्यक्त किया। इंडिजिनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा
ने दिनांक 30 जनवरी 2024 को लिखे अपने पत्र में समकालिक चुनाव की अवधारणा का समर्थन किया। पार्टी ने सैद्धांतिक रूप से संसदीय और राज्य विधानसभा चुनाव साथ साथ कराने पर सहमति व्यक्त की। जनसुराज्य शक्ति पार्टी ने समकालिक चुनाव की अवधारणा का समर्थन किया। उन्होंने ऐतिहासिक उदाहरणों का हवाला देते हुए और बार बार होने वाले चुनावों के कारण आने वाली चुनौतियों का समाधान करते हुए विधिक संशोधन पर भी जोर दिया। महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी 24 जनवरी 2024 को लिखे अपने पत्र में एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा का समर्थन किया। उनके अध्यक्ष श्री पांडुरंग उर्फ दीपक दवलीकर ने 27 जनवरी 24 को उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष से व्यक्तिगत बातचीत में इस पर समर्थन दोहराया। ज्ञापन देते हुए उनका फोटो। निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल निषाद पार्टी ने 22 जनवरी 2024 के अपने पत्र में समकालिक चुनाव की अवधारणा का समर्थन किया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश ने 30 जनवरी 2024 को अपने पत्र में और 31 जनवरी 2024 को एचएलसी के साथ व्यक्तिगत बातचीत में एक देश एक चुनाव के विचार का समर्थन किया और इसे एक परिवर्तनकारी सुधार के रूप में वर्णित किया जो कि आधुनिक भारत की आकांक्षाओं को दर्शाता है। उन्होंने राष्ट्रीय दलों के प्रभुत्व के बारे में चिंताओं का खंडन किया और कहा कि मतदाता स्थानीय और राष्ट्रीय मुद्दों के बीच अंतर कर सकते हैं। ज्ञापन सौंपते हुए उनका फोटो। पुतिया निधि कच्ची 9 फरवरी 2024 को लिखे पत्र में एक देश एक चुनाव अवधारणा के लिए समर्थन व्यक्त किया। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी 24 जनवरी 24 को अपने पत्र में और 25 जनवरी 2024 को एचएलसी के साथ व्यक्तिगत बातचीत में समकालिक चुनाव की अवधारणा का समर्थन किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बार बार चुनाव के कारण भारी वित्तीय बोझ पड़ता है और एक ही मतदाता सूची बनाने का भी प्रस्ताव रखा। ज्ञापन सौंपते हुए उनकी फोटो। राष्ट्रीय लोक जनता दल 27 जनवरी 2024 को अपने पत्र में एक देश एक चुनाव की अवधारणा का समर्थन किया। उन्होंने 1967 तक समकालिक चुनावों की व्यापकता पर प्रकाश डाला और इसकी असंवैधानिकता के संबंध में आपत्ति को खारिज किया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उपेंद्र कुशवाहा ने 31 जनवरी 2024 को उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष श्री रामनाथ कोविंद जी से व्यक्तिगत रूप से बातचीत भी की। ज्ञापन सौंपते हुए उनके फोटो। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, इन्होंने भी एक देश एक चुनाव का समर्थन व्यक्त किया। संयुक्त किसान विकास पार्टी एक देश एक चुनाव का समर्थन किया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी लेनिनवादी लिबरेशन 8 जनवरी 24 को लिखे पत्र में उन्होंने विरोध किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि समकालिक चुनाव संविधान की मूल संरचना के विरुद्ध है और इससे किसी एक दल का प्रभुत्व हो सकता है। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी 28 फरवरी को लिखे अपने पत्र में समकालिक चुनाव के विचार का समर्थन किया क्योंकि बार बार चुनाव होने से आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण देश की वृद्धि और विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि समकालिक चुनाव लागू करना अनावश्यक, अव्यवहारिक और संघवाद की अवधारणा के अनुरूप नहीं है। आगे बढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पूर्व मुख्य न्यायाधीशों की प्रतिक्रियाएं। नीचे दी गई तालिका यानी टेबल में समकालिक चुनाव के प्रस्ताव के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के पिछले 4 मुख्य न्यायाधीशों के साथ परामर्श का सारांश प्रस्तुत करती है। सभी 4 पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री दीपक मिश्रा, श्री रंजन गोगोई, श्री शरद बोबड़े, श्री यूयू ललित ने व्यक्तिगत रूप से परामर्श में भाग लिया और अपनी लिखित प्रतिक्रियाएं दी जो सभी प्रस्ताव के पक्ष में थी। यह समकालिक चुनाव की अवधारणा के लिए भारत के इन पूर्व मुख्य न्यायाधीशों के बीच सर्वसम्मत समर्थन को दर्शाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इन्होंने सभी ने व्यक्तिगत और लिखित रूप में समर्थन किया है।
अभी इसमें थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं कि इन्होंने क्या क्या अपनी प्रतिक्रियाएं दी। 19 फरवरी को न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा ने समिति के अध्यक्ष से बातचीत की। उन्होंने दिनांक 28 फरवरी 2024 को लिखे अपने पत्र में इस बात पर जोर दिया कि समकालिक चुनाव बुनियादी ढांचे या संघवाद के विरुद्ध होने अथवा लोकतंत्र विरोधी होने के तर्क गलत है। संसद को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों को साथ साथ कराने के लिए संविधान में उचित संशोधन करने का अधिकार है। उन्होंने अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले सदन के विस्तार और विघटन की संभावनाओं के संबंध में कार्यकाल के विस्तार का सिद्धांत और कार्यकाल के कमी का सिद्धांत पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत में अर्धसंघीय होने के कारण लोकसभा और राज्य विधानसभा के लिए समकालिक चुनाव होना संघीय विरोधी नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर चुनावों के समकालिक होने से चुनावों की आवृत्ति और संबंधित लागतों को कम करके अधिक प्रशासनिक दक्षता हासिल की जा सकती है। यह दक्षता केंद्र सरकार और राज्य सरकारों दोनों को लाभान्वित ही करेगी, चुनावी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित कर सकती है और निर्वाचित प्रतिनिधियों को शासन पर अधिक ध्यान केंद्रित करने में समर्थ बना सकती है। भारत में एक देश एक चुनाव को अपनाने से संविधान की भावना और सहयोगात्मक संघवाद के सिद्धांतों के अनुकूल हो सकती है। फोटो में दीपक मिश्रा जी दिख रहे हैं। रंजन गोगोई भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, उन्होंने 8 फरवरी 2024 को एक परामर्श और उसके बाद के पत्र में लागत, दक्षता, प्रशासनिक सरलीकरण, मतदाता भागीदारी में वृद्धि और धन और बाहुबल के कम प्रभाव जैसे लाभों का हवाला देते हुए समकालिक चुनाव का समर्थन किया। उन्होंने सर्वसम्मति निर्माण, एक उचित विधान संबंधी ढांचे की स्थापना और एक उन्नत मतदाता जागरूकता अभियान जैसे संवैधानिक संशोधनों और कार्यान्वयन रणनीतियों की आवश्यकता का भी प्रस्ताव रखा। आप फोटो देख सकते हैं, गोगोई जी और रामनाथ कोविंद जी एक साथ बैठे हुए हैं। श्री बोबड़े, 19 फरवरी 2024 को न्यायमूर्ति बोबड़े जी ने समिति के अध्यक्ष श्री रामनाथ कोविंद जी से मुलाकात की और विचार विमर्श किया। उन्होंने बैठक के दौरान इस विषय पर अपने विचार रखे और इस बात पर जोर दिया कि समकालिक चुनाव बुनियादी ढांचे या संघवाद के विरुद्ध या लोकतंत्र विरोधी होने का तर्क सरासर गलत है। न्यायमूर्ति यू ललित ने चुनावी प्रक्रिया को बढ़ाने, लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बनाए रखने और सार्वजनिक व्यय को कम करने की क्षमता का हवाला देते हुए समकालिक चुनाव का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि बार बार चुनाव होने से आदर्श आचार संहिता बार बार लागू होने के कारण निर्णय लेने और विकास कार्यों में बाधा आती है। हेमंत गुप्ता, उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, उन्होंने अपने पत्र दिनांक 26 फरवरी 24 में कहा कि वह समकालिक चुनाव की अवधारणा और पहल का पूरा समर्थन करते हैं। उन्होंने समकालिक चुनाव के कई लाभों पर प्रकाश डाला, जैसे कि लागत में कमी, सुशासन, अधिक मतदान, सुरक्षा बलों को चुनाव में उनकी मुख्य जिम्मेदारियों से विमुख होने से बचाना इत्यादि। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि समकालिक चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग को संभार तंत्र दिया जाना चाहिए। समकालिक चुनाव को सफल बनाने के लिए जन समर्थन जुटाकर समकालिक चुनावों पर जागरूकता और शिक्षा अभियान चलाया जाना चाहिए। उन्होंने समकालिक चुनाव कराने के संभावित चरण का भी प्रस्ताव रखा। फोटो में आप देख सकते हैं। नीचे दी गई तालिका यानी टेबल समकालिक चुनावों के संबंध में भारत के प्रमुख उच्च न्यायालयों के पूर्व मुख्य न्यायाधीशों की प्रतिक्रिया दर्शाती है। पूर्व मुख्य न्यायाधीशों में से अधिकांश ने व्यक्तिगत रूप से परामर्श और लिखित प्रतिक्रिया देने दोनों के माध्यम से समकालिक चुनाव कराने का समर्थन ही किया है। पूर्व मुख्य न्यायाधीशों में से अधिकांश ने समकालिक चुनाव कराने का समर्थन किया और इसके संभावित लाभों पर भी प्रकाश डाला, जबकि कम संख्या में लोगों ने चिंताएं या आपत्तियां जताई। तो ये टेबल आपके सामने है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने विपक्ष में प्रतिक्रिया दी। पक्ष और विपक्ष में आप देख रहे हैं, दिल्ली उच्च न्यायालय पक्ष में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय पक्ष में,
कलकत्ता उच्च न्यायालय विपक्ष में, दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व में न्यायाधीश राजेंद्र मेनन पक्ष में, बॉम्बे उच्च न्यायालय पक्ष में, दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश धीरूभाई नारायण पटेल पक्ष में, मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश संजीव बनर्जी विपक्ष में। ऐसा काफ़ी विस्तार से पूरी विचार विमर्श प्रतिक्रिया दी गई। उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रमेश पक्ष में न्यायमूर्ति अजीत प्रकाश शाह, पूर्व मुख्य न्यायाधीश दिल्ली उच्च न्यायालय, उन्होंने 1 फरवरी 2024 को अपनी बातचीत में समकालिक चुनाव की अवधारणा का विरोध किया। उनका कहना है कि विकृत मतदान पैटर्न और राज्य स्तरीय राजनीतिक परिवर्तनों से संबंधित चिंताओं सहित समकालिक चुनाव से लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति पर अंकुश लगने पर प्रकाश डाला। इसके अलावा उन्होंने कहा कि समकालिक चुनाव राजनीतिक उत्तरदायित्व को बाधित करती है, क्योंकि निश्चित कार्यकाल प्रतिनिधियों के कार्य निष्पादन की समीक्षा के बिना अवांछित स्थिरता प्रदान करती है, जो लोकतांत्रिक सिद्धांतों को चुनौती देती है। न्यायमूर्ति रोहिणी जी, पूर्व न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश दिल्ली उच्च न्यायालय, उन्होंने समकालिक चुनाव की वकालत करते हुए हर 5 साल में निश्चित तारीख पर चुनाव का प्रस्ताव रखा, क्योंकि आदर्श आचार संहिता लागू होने से सरकार की संपूर्ण विकास गतिविधियां रुक जाती है। हालांकि उन्होंने सुझाव दिया कि स्थानीय निकायों की बड़ी संख्या के कारण तीसरे स्तर के चुनाव कार्यक्रम को लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव के साथ सिंक्रोनाइज करना असंभव और अव्यवहारिक होगा। दिलीप भोसले, उन्होंने भी इसका समर्थन किया। कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि समकालिक चुनाव का विचार लोकतंत्र के सिद्धांतों के अनुकूल है। राजेंद्र मेनन ने समर्थन किया। उसके बाद बॉम्बे उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, उन्होंने भी समर्थन किया इसका। उन्होंने लंबे समय तक सुरक्षा बल की तैनाती, प्रशासनिक व्यवधानों पर जोर दिया और संसाधनों को सुव्यवस्थित करने पर भी बल दिया। उन्होंने कार्यान्वयन की सुविधा के लिए अनुच्छेद 85(1), 174(2) और 83(2) में संशोधन का सुझाव दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश 19 फरवरी 2000 समिति को मिले और उन्होंने अभी इस चुनाव की अवधारणा का समर्थन किया। और स्वीडन, बेल्जियम, दक्षिण अफ्रीका और नेपाल जैसे कई अन्य देशों में व्यापक रूप से जो प्रचलित व्यवस्था है उसके ऊपर प्रकाश डाला और जोर दिया। न्यायमूर्ति संजीव बनर्जी, पूर्व मुख्य न्यायाधीश मद्रास उच्च न्यायालय ने इसका विरोध किया। संजय यादव, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने समर्थन किया। प्रकाश श्रीवास्तव जी ने समर्थन किया। मुनीश्वरनाथ भंडारी जी ने भी इसका समर्थन किया। रमेश धानुका जी ने साथ चुनाव का समर्थन किया। इस एपिसोड में हम यहाँ पे रुकते हैं। अगले एपिसोड में पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्तों के साथ परामर्श प्रक्रिया क्या थी और उनके क्या क्या विचार थे, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्होंने पिछले कई चुनाव देश में एक्चुअल रूप से करवाए हैं और इसे कहते हैं कि इनको वर्किंग एक्सपीरियंस है चुनाव कराने और उसमें क्या क्या बाधाएं आती हैं वो बताने के लिए। तो अभी के लिए यहाँ ही रुकते हैं। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आया
तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़रूर शेयर करिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले अगले एपिसोड आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तब तक के लिए आप सबसे अनुमति लेता हूँ। प्रणाम। जय श्री राम।